सिद्धू जी ने कहा दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं लेने चाहिए। दूध से इन्फ्लेमेशन होता है और कैंसर इन्फ्लेमेशन से बनता है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में दूध और उससे बने उत्पादनों का सेवन किया जाता है। माँ के दूध से लेकर गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक ऊंट, याक और मिथुन का दूध भारत में पिया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत में दूध की नदियां बहती थी और भारत के हर प्रांत में, शहर हो या गांव, आज भी दूध, पनीर, खोया, दही, छाछ, लस्सी बड़े चाव से पी जाती है। उनके मुताबिक तो अब तक सारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर इंसान को दूध के कारण हुए इन्फ्लेमेशन से कैंसर हो जाना चाहिए था। मैं तो उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वो बिना दूध पिए बड़े हुए हैं या उन्होंने अपने बच्चों को कभी दूध नहीं दिया। दूध और दूध से बने पकवान हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यह कहकर कि दूध से इन्फ्लेमेशन होता है और कैंसर बनता है या बढ़ता है, सरासर गलत है। यहाँ पे मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ बीमारियाँ हैं जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध या उनसे बने आहार नहीं दिए जाते हैं, लेकिन दूध से कैंसर पनपता है, कतई सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स बंद करो, शुगर कट करो, कैंसर शुगर खाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह विचार 10 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आपको यह समझना है कि कैंसर का सेल एक साधारण सेल के साथ से लगभग 100 गुना अधिक इवॉल्व्ड, अधिक विकसित है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि अगर हम साधारण सेल 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2024 में हैं, तो कैंसर का सेल 22वीं सदी का है, 2124 का पुराना प्राणी है। मतलब यह है कि वह इतना विकसित है कि उसे ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का होना या ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसलिए खून में ऑक्सीजन होने के बावजूद भी ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, जब मैं आपको कैंसर के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं के बारे में बताऊंगा और इसके पीछे क्या साइंटिफिक जानकारी है वह भी विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि उनका कथन सही नहीं है। सिद्धू जी ने कुछ अच्छी और सही बातें भी कही और मेरा फर्ज है कि मैं आपको उनको समझाऊं। जैसे उन्होंने कहा कि समय पर सोना और सभी समय से उठना, शाम का खाना, जल्दी खाना, ये दोनों क्रियाएं हमें अपने शरीर, मानसिक और व्यवहार परिवर्तन का प्राकृतिक चक्र, जिसे शरीर 24 घंटे के चक्र से गुजरता है, सही तरह से संचालित करने में मदद करते हैं। और यही हमारे वेदों में लिखा है कि हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम, सर्केडियम लय प्रकाश और अंधेरे से प्रभावित होता है और मस्तिष्क के मध्य में एक छोटे से क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होती है। यह नींद, शरीर के तापमान, हार्मोन, भूख और शरीर के अन्य कार्यों को भी प्रभावित करता है। और यदि आप कैंसर के मरीज हैं तो आप इन 2 महत्वपूर्ण क्रियाओं को जरूर अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। समय पर सोएं, समय पर उठें और रात का भोजन जल्दी करें। यह आपको कैंसर से लड़ने में मदद करेगा। सिद्धू जी ने बताया कि उनकी पत्नी ने नीम के पत्ते और हल्दी का भी इस्तेमाल किया। नीम और हल्दी के ऊपर तो बहुत से आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल में बहुत कुछ लिखा गया है कि ये दोनों पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं और कैंसर में भी मदद करते हैं। यही ज्ञान तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि क्या ये नीम और हल्दी कीमोथेरेपी के साथ ली जा सकते हैं। इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार एक व्यंजन में नमक और शक्कर दोनों नहीं डाल सकते, उसी तरह से आप अपने शरीर में 2 अलग अलग किस्म की दवाइयाँ नहीं ले सकते और इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन पैदा करेंगी, जिसके फलस्वरूप शरीर में नुकसान होगा और दोनों दवाइयाँ अपना असर कैंसर से नहीं कर पाएंगी। आयुर्वेद एक बहुत ही विकसित मेडिसिन का सिस्टम है और मैं समझता हूँ कि ज़रूर उसमें कैंसर के इलाज के बारे में विधि थी, लेकिन मेरी चिंता यह नहीं है। मेरी चिंता तो यह है कि क्या आज भी वो प्रचंड आयुर्वेद के ज्ञानी हैं जो उस ज्ञान
के सही तरीके का सही इस्तेमाल करने के लिए लायक हैं, और अगर हैं तो कितने हैं? क्योंकि यहाँ भारत में तो हर नुक्कड़ पे नीम हकीम बैठे हैं जो पुड़िया देकर कैंसर का इलाज भी करते हैं। उसमें क्या है पुड़िया में, वो कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसका सही डोज क्या है, फॉलोअप कैसे होगा? देखिए, ये कैंसर का इलाज है, गला खराब या जुकाम का नहीं। आप किसी की जान से खेल रहे हैं और यह कोई मजाक नहीं है। मेरी तो हर कैंसर के मरीज से एक ही राय है, आपको मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी आधुनिक साक्ष्य आधारित चिकित्सा से इलाज करवाना चाहिए। और अगर आप आयुर्वेद या होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छे और बड़े आयुर्वेदिक सेंटर से करवाएं जहां के डॉक्टर क्वालिफाइड हो आपका इलाज करने में, किसी गली नुक्कड़ में नहीं। और हाँ, किसी का अंधाधुंध विश्वास ना करें, पहले उस डॉक्टर की डिग्री देखें। बहुत से लोग फर्जी डिग्री बनवाकर अपने आप को इम्यूनोथेरेपिस्ट और क्या क्या बोलकर सीधे साधे मरीजों को ठग रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। और एक और बात, कीमोथेरेपी या कोई भी मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई घर या मोहल्ले का टोटका का एक साथ प्रयोग ना करें, नुकसान आपका होगा। देखिए, मैं तो मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम का हिस्सा हूँ। मुझे यह कह के बहुत दुख हो रहा है कि इतने सालों की मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने आज तक कोई भी कैंसर के मरीज को आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या किसी भी हकीम की दवाइयों से ठीक होते नहीं देखा है। बल्कि बहुत से मरीज जो स्टेज पहली और दूसरी में, जिन्हें हम क्योर यानी कैंसर मुक्त कर सकते हैं, वो इन दवाइयों के चक्कर में फंस गए और फिर हमारे पास जब आते हैं, जब स्टेज 3 या आखिरी स्टेज 4 में होते हैं। मेरा हर कैंसर के मरीज से यही निवेदन है कि कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। अच्छी हेल्दी डाइट आपको शक्ति देगी कैंसर से युद्ध करने की, जो आपके इलाज में आपकी सहायता जरूर करेगी, लेकिन वो है आपके कैंसर की दवाई का सब्स्टिट्यूट, विकल्प नहीं है। कृपया अपने कैंसर की दवाई को रोके नहीं, और जैसे आप वो कैंसर विशेषज्ञ बताएं, कृपया करके बिल्कुल वैसा ही अपना इलाज करवाएं। सिद्धू जी का कथन सुनकर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य याद आया। आपने वो पिक्चर एक बंदा काफी है जो जरूर देखी होगी। उसमें एक कथन है जो मनोज बाजपेयी जी ने बड़े ही सटीक तरीके से समझाया है। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने पूरी कोशिश की शिव जी से माफी मांगने की, इतनी कोशिश की कि रावण की तपस्या और दुर्दशा देखकर पार्वती मां भी पसीज गई और उन्होंने शिव जी से निवेदन किया कि वो रावण को माफ कर दें। इस पर शिव जी ने क्या कहा कि रावण ने सीता मैया का हरण करने का अपराध तो किया, लेकिन उसने एक साधु बन के किया। यदि उसने यह अपराध रावण बन के किया होता तो फिर भी मैं उसे शायद माफ कर देता, लेकिन क्योंकि उसने एक साधु बन के यह अपराध किया, उसका अपराध महाअपराध है और यह माफी के योग्य नहीं। सिद्धू जी एक पुराने एमपी ही नहीं, एक ऐसे मंच पे बैठे हैं जहां लोग उन्हें दिल से इज्जत और प्यार देते हैं। उन्हें इस मंच का उन तमाम कैंसर के मरीजों के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था, जो उनकी बातों को अपने दिल में ले लेंगे और इलाज से भटक जाएंगे। बाद में दूसरे वीडियो में क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देने से क्या होता है, कितने मरीज अपने इलाज से भटक चुके हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा कि सिद्धू जी की बातें सुनकर सभी कैंसर विशेषज्ञों ने उनके कथन की आलोचना क्यों की और सिद्धू जी पे क्यों 850 करोड़ का केस दर्ज किया गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने इलाज से भटके नहीं। जिंदगी एक मौका देती है। कैंसर एक बार शरीर में फैल गया तो फिर आप कैंसर मुक्त नहीं हो पाएंगे। सोचिए, समझिए और फिर सही निश्चय कीजिए। जय हिंद।